सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 7 के बारे में, इससे पहले 6 लेक्चर आपके अवेलेबल हो चुके हैं, उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इससे पहले हमने समझा था कल की वीडियो के अंतर्गत, अभी हमने क्या बताया था आपको कि जो है कांग्रेस के द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी जब उसमें 1919 में प्रवेश करते हैं, नरम दल और गरम दल को एक प्रकार से एक में मिलाते हैं। उसके बाद में जो 1920 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन का प्रारंभ किया था, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ होता है। उसी दिन जो है लाला लाजपत लोकमान्य तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उनकी जो है मृत्यु भी हुई थी। तो इसको लेकर के उसी दिन जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत मुद्दा, खिलाफत आंदोलन भी उसका भी समर्थन किया गया था। और पंजाब में उत्पीड़न हो रहे थे, उसके विरुद्ध न्याय की मांग करने को लेकर के और स्वराज प्राप्ति को लेकर के वो आंदोलन किया गया था। 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ओके, आज का जो आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये भी कौन स्टार्ट करेगा? महात्मा गांधी जी स्टार्ट करेंगे। नमक कानून को तोड़ेंगे, डंडी मार्च वगैरह ये यहीं पर होगी, डंडी यात्रा करेंगे। ठीक, और कानूनों का जो नमक कानून था वो एक प्रकार से उसका उल्लंघन किया, नमक बना करके कानून तोड़ा, डंडी यात्रा करी। भू राजस्व लगान जो थे और करों का भुगतान, इन सभी को नहीं करने के लिए एक प्रकार से ये अवज्ञा मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलवाया गया था। इसमें सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देने को लेकर के जो है आगे बढ़ी चीज़ें। नागरिक, सैनिक तथा पुलिस सेवाओं में कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता था इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप। मतलब इसके जो कार्यक्रम थे उसको हम समझें कि अभी जो है अस्पतालों में जो है और सभी मतलब जहाँ जहाँ पर सरकारी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आती है उसको त्याग पत्र दे दो। विनय अवज्ञा का अर्थ ही होता है कि जो है हम लोग क्या करेंगे, विनय के साथ तुम्हारी अवज्ञा करेंगे। मतलब कि जो तुम कहोगे करने के लिए वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ऐसा जो है मान लेना ही विनय अवज्ञा है। मतलब विनय के साथ, विनय के साथ, सा माने होता है साथ में, विनय माने होता है विनय के, विनय के साथ। विनय कोई व्यक्ति वाला नहीं, विनय की, यहाँ किसी का नाम है विनय के साथ, ना 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 ना। विनय माने होता है कि विनम्रता पूर्वक जो है हम आपकी सभी आज्ञा की, मतलब कि जो सभी बातें होंगी उसकी अवमानना करेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा माने जो है अवमानना। तो इसी नाम पर ही इसको नाम रखा गया है। 1930 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है 1930 ईस्वी में मार्च का महीना था। और ये इसी में राष्ट्रीय आंदोलन ने जो है एक नई दिशा अख्तियार करता है। मतलब फरवरी में ही साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी सभा की बैठक हुई थी। उसके बाद में ही जो है मार्च में जो है हो जाता है। और इस आंदोलन की शुरुआत मार्च 1930 में होती है। तो ये बात हो गई। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा हो रही है, आपके समझ प्रस्तुत ही है। नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते हो। सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम लगभग यही है और इसी से प्रश्न आने हैं। तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। तो आप लोग जो है बस इसके बारे में अगर जान लेंगे थोड़ा बहुत, अगर आपके पेपर का नाम है क्या, पेपर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि सॉरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, तो बस यहीं से प्रश्न आने हैं। ओके, परेशान मत होइएगा। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इसको हम समझते हैं आसानी से पढ़ते हुए और एक एक चीज़ों का अर्थ भी आपको बताएंगे। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 1930 ईस्वी के मध्य से फरवरी में साबरमती आश्रम है, उसी में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी को जो है प्राधिकृत किया गया था। वे स्वयं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए समय, स्थान और विषय का निर्धारण जो है करें, ऐसा उनको कहा गया महात्मा गांधी जी को। मार्च 1930 ईस्वी से महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं डंडी मार्च से हुई। ठीक, डंडी मार्च मतलब डंडी यात्रा निकाली थी महात्मा गांधी ने और बहुत दूर पैदल चल करके जो है क्या तोड़ी थी, जो है डंडी यात्रा, डंडी आश्रम से लेकर के मतलब कि साबरमती आश्रम से लेकर के जो है समुद्र तट तट तक गए थे। और वहाँ पर जाकर के नमक तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था, नमक बनाया था। ठीक है, उसको तोड़ा था। हम इसको सभी बातों को अभी आगे आगे चल करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे
कि आखिरकार जो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, वो किन कारणों से शुरू किया गया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि मान लेते पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को बताइए, तो आप कैसे कारणों को बताएंगे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, इन सभी के कारण, बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सब कारणों के। तो अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कारण क्या है। ठीक है, एग्जाम से आपसे और भी प्रश्न बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम बताइए, तो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति बताइए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप बड़े ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में उसका उत्तर लिख सकेंगे। ओके, तो कोई भी उत्तर, आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप लोगों ने सविनय अवज्ञा वाला यह वीडियो देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके। ठीक है, चलिए। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला कारण देख लेते हैं, भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी उस समय। राजनीतिक कारण, तो पहला कारण ये है राजनीतिक कारण। 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार किए जाने के बाद, मतलब नेहरू जो है मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है एक रिपोर्ट सौंपी थी और उसको भी वापस कर दिया था, और उनके जो है प्रकार से नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद से घटना जो है चक्र जो है तेजी से चला। नेहरू रिपोर्ट ने कांग्रेस और लीग, जो मुस्लिम लीग थी, उसको दोनों को असंतुष्ट छोड़ दिया था। और एक तरफ भारत में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा था, तो दूसरी ओर तरफ कांग्रेस के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही थी। हम भावना को सही दिशा देने और उसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाना आवश्यक हो गया था। अतः कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया, और एक प्रकार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रकार से राजनीति होना प्रारंभ हो गई थी। लोग अलग अलग जो है डिमांड, अलग अलग संस्था का गठन करने में जो है भिड़ चुके थे, इसीलिए एक राजनीतिक स्थिति ऐसी बन चुकी थी जिसके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। क्योंकि जब हम कोई मान लेते, कोई बाहर से हम पर, कोई मान लेते आपके घर में अभी बाहर से झगड़ा करने आए और आपको आपके चाचा को मारने लगे, या फिर आपके घर में कोई हो जिसका मतलब कि आपके मान लेते आपके पिताजी हैं, आपके भाई उन पिताजी के भाई चाचा हैं, उन दोनों में बंटवारा हुआ है, तो भले ही घर में आप अपने चाचा से लड़ाई कर ले, या फिर आपके पापा आपके चाचा से लड़ाई कर लें, लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति आपके चाचा को या आपके पापा को मारने लगेगा, तो क्या होगा, आपके चाचा पापा दोनों एक होकर के उसको मारेंगे। इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे प्यारे दोस्तों, कि इसीलिए गांधी जी ने सहारा लिया किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्योंकि कांग्रेस में क्या हो रहा था, हम की भावना जो थी वो खत्म हो रही थी, अर्थात जो राजनीति थी वो बहुत चरम स्तर पर हो रही थी। उसमें उसमें भी मुस्लिम लीग हो गया, या इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होना प्रारंभ हो गई थी कि मुझे देश चाहिए, ऐसा है, मुस्लिम लोग अलग मांग कर रहे थे। और उसी समय जो है ये इनका क्या नाम है, जो है भीमराव अम्बेडकर, अलग देश की मांग जो है इनके मन में विचार चल रहे थे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कि ये सब चीज़ें हटे, सबसे पहले हम लोग एक प्रकार से जो विदेशी चीज़ें हैं, वो जो विदेशी शक्तियाँ हैं, उनको यहाँ से भगाने का प्रयास करें। इसीलिए एक आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया। और जब आंदोलन हो जाएगा तो लोग जो है एक प्रकार से सभी लोग एकत्र हो जाएंगे, भारतीय लोग एकत्र हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी उस समय। तो ये कारण था। ठीक है, जो है आंदोलन शुरू करने का। तो आंदोलन इसलिए शुरू किया गया ताकि जो है लोग एकजुट रहें, एकता बनी रहे। ठीक, दूसरी दूसरा कारण, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। तो आर्थिक मंदी भी था, एक ये चीज़ भी था उस समय। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी मतलब पूरे के पूरे विश्व में व्याप्त थी, आर्थिक मंदी थी, पैसों का कमी था। तो इसका प्रभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। भारत की समूची अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी थी। अनाज का उत्पादन कम हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन करना बंद नहीं किया। मतलब लगातार भारत से धन जो है एक प्रकार से लूट करके, या भारत से धन जो है कमा करके, टैक्स वसूल करके विदेशों को भेजे जा रहे थे। मतलब विदेशों के, वो कहने का मतलब कि वहाँ पर ब्रिटेन में भेजे जा रहे थे। मूल्यों में बेहद वृद्धि हो गई थी, और भारत का निर्यात जो है वो कम हो गया था। भारत जो है से कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीदता ही नहीं था, तो भारत से निर्यात कम हो गया था। किसान वर्ग पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था, और उसके फलस्वरूप देश का वातावरण भी तेजी से सरकार विरोधी होता चला जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप एक आंदोलन की मांग उठती है लोगों के द्वारा, और उस आंदोलन को एक प्रकार से उठाते हैं कौन, महात्मा गांधी जी, जो कि कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं।
तो इन्होंने एक प्रकार से 1930 ईस्वी में इस आंदोलन को उठाया, चूँकि उस समय आर्थिक मंदी से लोग एक प्रकार से त्रस्त हो चुके थे और अंग्रेजी शासन पर एक प्रकार से कड़ा एक कटु आलोचना उनके नियमों की किया करते थे। इसीलिए एक प्रकार से आंदोलन शुरू करना एक प्रकार से ये होगा, एक कारण ये है। अगला कारण ये है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग करना। इसी माहौल में क्या हुआ कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। अधिवेशन माने 1 साल पर एक जो है एक बार सभा होती थी कांग्रेस की, और उसमें जो है पूरे के पूरे साल भर के जो घटनाएँ हैं, फिर जो मुद्दे होते थे उन पर चर्चा की जाती थी। और उसमें भी नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कर दी गई थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी। हुआ क्या कि मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने क्या करा कि जो है उन्होंने कहा कि स्वशासन की मांग कर दी। कहा कि जो है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग शासन करो यहाँ पर, आप विदेशी मामला वगैरह आप ही सब देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मामला वगैरह, बस केवल आप आंतरिक रूप से हमें दे दीजिएगा। मतलब कि हम शासन करेंगे भारतीय लोगों पर, भारत का नियम वगैरह बनाना हुआ तो आंतरिक मामलों में हम लोग ही नियम बनाएंगे, लेकिन आप जो है हमारी जो है ऊंची सत्ता पर रहो। एक प्रकार से ये नेहरू रिपोर्ट में या और कुछ बातें सम्मिलित थी, लेकिन ये मुख्य बातें थी। तो ये जो है अंग्रेजों के पास जो है जब मोतीलाल नेहरू ने भिजवाया, तो क्या किया उन लोगों ने, उसको अस्वीकार करके तुरंत फाड़ करके फेंक दिया। कहा भाई मतलब मजा ले लिया, ऐसा वहां से ये चले हैं ऐसा करने, कुछ इस प्रकार से किया, जो बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी। तो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद में हुआ क्या कि उनके लड़के थे मोतीलाल नेहरू के, जो है कौन, जवाहरलाल नेहरू, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या करी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही रख दी। कहा ये स्वशासन व शासन की मांग नहीं करेंगे, ये सब नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ऐसी नहीं कि हाँ ये लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय फिर या राष्ट्रीय स्तर पर, ना, पूरे के पूरे स्तर पर हम लोग ही राज करेंगे, पूरे की भारत के लोग ही देखेंगे ये लोग कौन होते हैं। तो नेहरू जी ने क्या किया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन है। उसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता जो है दिवस मनाने की घोषणा की गई कि, और 12 बजे जो है रावी नदी के तट पर क्या किया, उन्होंने क्या किया, रावी नदी के तट पर जो है जो ये थी, इनका क्या नाम है, जो है जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू ने रावी नदी है और उसी के तट पर 12 बजे रात्रि में, उसके मध्य 12 बजे रात्रि में क्या किया, झंडा लगाया, झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता की क्या कर दी, मांग कर दी, पूर्ण स्वाधीनता। कहा कि अब आज से हम पूर्ण स्वाधीनता मतलब पूर्ण स्वाधीन है। अब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है उन्होंने 26 जनवरी को मनाना प्रारंभ कर दिया, और ये दिन था 26 जनवरी का 1930 में। इसीलिए जो है 14 तारीख को ही संविधान बन करके तैयार हो जाता, लागू भी हो जाता कुछ खंड उसके, लेकिन 26 जनवरी की डेट को ही संविधान को लागू किया जाता है, ताकि 26 जनवरी का डेट को हम लोग याद रखे रहे, क्योंकि उस दिन हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी का डेट रखा गया, ताकि संविधान उसी दिन लागू करा जाए 26 जनवरी को। इसीलिए आज 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। अभी 26 जनवरी आ ही रही है, कल परसों शायद है आपकी, कल है आपकी 26 जनवरी, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो 26 जनवरी मनाई जाती है, तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कांग्रेस ने क्या किया भाई, और यहाँ पर देखेंगे कुछ मुद्दे और भी हम समझने का प्रयास करते हैं इसी में। हाँ थोड़ा सा चलिए। हुआ यहाँ पर कुछ ऐसा कि क्या हुआ कि कांग्रेस की घोषणा की गई कि क्या हुआ, मतलब इसकी घोषणा कर दी गई किसकी, पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की। कांग्रेस ने गांधी जी को उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार भी दे दिया, और इसको लेकर के गांधी जी ने यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ कि गांधी जी ने दंडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक मतलब कि अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण कर दिया था, मतलब नमक पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। तो उसी टैक्स को तो जो है एक प्रकार से कम करने के लिए नमक को एक प्रकार से नमक के कानून को तोड़ा, नमक कानून जो था उसको तोड़ने का प्रयास किया कि इतना टैक्स हम लोग नहीं देंगे, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम अर्थात अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ क्या किया, सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 जनवरी मतलब कि 24 दिनों की लंबी यात्रा के उपरांत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को
12 मार्च 1930 ईस्वी को ये जो है अहमदाबाद से चले थे, मतलब कि शुरू किया था चलना 80 लोगों के साथ साथ। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 24 दिनों में कोदंडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया। और जब ये चलते हैं यहाँ से 80 लोगों के साथ, लेकिन जब ये चलते जा जाते पीछे पीछे इनके लोग जो है पीछे पीछे लोग जुड़ते चले जाते हैं, मतलब कि 80 से पता नहीं कितने लोग जो है हो गए वहाँ पर नमक का जो है वहाँ पहुँच गए समुद्र के तट पर। ओके, मतलब बहुत लोग साथ साथ हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दंडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नमक कानून को तोड़ने से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। ठीक, तो शुभारंभ कब हुआ था? नमक कानून को तोड़ा था और उसी रूप से, मतलब कि उसी समय से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ था। एक एग्जाम से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेगा कि किसने डंडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मतलब मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेपोलियन फ्रांस का था और मुसोलिनी भी लगभग, जो मुसोलिनी कहाँ का था उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये भी किसी फेमस, मुसोलिनी जो है नेपाल या फिर नेपाल का नहीं था, मतलब कि ये भी जो है कहीं का था, बड़ा फेमस है एक प्रकार से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही फेमस देश है और उसका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा। देखो अब ऐसी-ऐसी होता है कि जो चीज़ पता होती है एकदम से उसको भी, मुसोलिनी को कौन नहीं जानता है। जिस प्रकार से गांधी हैं और जो नेपोलियन है, इसी प्रकार से वो देखेंगे आप, मतलब कि जो नेता एक देश, मतलब जैसे कि अब्राहम लिंकन हो गए, वो अमेरिका के लिए फेमस हैं। गांधी जी जो है यहाँ के लिए फेमस है। वैसे मुसोलिनी जो है वो भी फेमस है, नेपोलियन भी फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को हम कुछ देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कार्यक्रम जो थे वो किस प्रकार से थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित थे, उनके कार्यक्रम को समझ लेते हैं। देखिए, नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन किया, मतलब कि करना जो है इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा कार्य था कि भू राजस्व लगान, मतलब कि भू राजस्व माने होते हैं भूमि पर राजस्व कर जो होता है, वो जो भूमि पर लगा हुआ था और जो करों का भुगतान होता था उसको ना करने को लेकर के यहाँ पर बात कही गई। इसका एक कार्यक्रम ये था। तीसरा कार्यक्रम का था क्या कि कानूनी अदालतों, विधानमंडलों विधानमंडलों मतलब सॉरी विधानमंडल चुनावों, सरकारी समारोहों में, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार जो है इस जो है आंदोलन के अंतर्गत किया गया, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। ओके, चौथी बात ये थी कि विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का भी बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों को जला भी दिया गया। इसमें आप देखेंगे असहयोग आंदोलन जो था वो आंदोलन, उसमें भी ये सब चीज़ें हुई थी लगभग। जो है सभी चीज़ों को नहीं माना जा रहा था, लेकिन इस पे बड़े स्तर पर जो है, अब चूंकि वो शुरुआती आंदोलन था इसीलिए उसमें शुरुआत में लोगों उतना ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन गांधी जी अब बिल्कुल फेमस हो चुके थे। गांधी जी जो कहते थे वही एक प्रकार जनता लोग मान जाती थी। गांधी जी के पीछे एकदम से दीवानी थी जनता उस समय। जनता मतलब गांधी जी जो कहते थे वही एक प्रकार जनता को सही लगता था। तो ये बात हो चुकी थी उस समय, मतलब गांधी एक प्रकार चरम स्तर पर पहुंच चुके थे, मतलब कि एक प्रकार से पूर्ण जो है नेता थे, जो गांधी कहेंगे वही होगा। और ये बात इंग्लैंड वालों को ही भी पता थी कि जो गांधी कहेंगे पूरी जनता भारतीय उसी की ओर जो है पलट जाएगी, ये उनको पता थी बातें। ठीक है, अगली है कि शराब हुआ फिर अन्य मादक पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, ये भी एक प्रकार से क्या था, इसका कार्य था। अगला क्या था कि व्यापक हड़तालों और प्रदर्शनों का भी समायोजन किया जाए। सतवीं इसका कार्यक्रम ये था कि सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया जाए, नागरिक सैनिक तथा पुलिस सेवाओं में शामिल ना हुआ जाए, ये भी एक प्रकार से इसका कार्यक्रम था। अब जो है आंदोलन की प्रगति को हम समझ लेते हैं कि आंदोलन की प्रगति कैसे कैसे हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, तो जनता ने उपयुक्त कार्यक्रमों का बड़े उत्साह से अनुपालन किया। संयुक्त प्रांत और गुजरात में कर न देने का अभियान शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित भी कर दिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस आंदोलन को दबाने की अपेक्षा और अधिक भड़क उठा आंदोलन और चटगांव और सूरसेन एवं उनके साथियों ने अधिकार कर लिया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गढ़वाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सोलापुर में क्या हुआ कि विद्रोह की अग्नि जो है भड़क उठी। नागालैंड की जो है अल्पवयस्क रानी जो है
गौडी नल्लियों ने विद्रोह का एक प्रकार से झंडा उठाया। सीमांत गांधी ने पठानों के बीच खुदाई, खिदमतगार और लाल कुर्ती वालों द्वारा सरकार को अत्यधिक परेशानी में डाल दिया। अब सरकार गांधी और कांग्रेस के महत्व को जो है समझने पर बाध्य हो गई। अतः संवैधानिक सुधारों की भी बात जो है सोची जाने लगी। इसी उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन कांग्रेस के बहिष्कार के चलते वह असफल रहा। बाध्य होकर के सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा गांधी इरविन समझौता क्या था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी समय चल रहा था 1930 में। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, कहाँ पर, लंदन में। गोलमेज जो सम्मेलन होता था मेरे प्यारे दोस्तों, वो गोल गोल मेज होती थी। जैसे ये गोल मेज है, ये गोल मेज सम्मेलन है। और यहाँ पर लोग बैठे थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठा करते थे। मतलब यहाँ पर चाहे छोटे बड़े का ध्यान नहीं था। मतलब कि गोल मेज सम्मेलन मतलब कि गोल गोल मेज होती थी और उस पर कुर्सी इधर उधर से लगी हुई होती थी, ताकि लोग जो है यहाँ पर बैठे और सबको देख सके। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक जो है सीधा बैठे, बाकी सब लाइन से बैठे। इसमें ये होता है कि ये बड़ा व्यक्ति ही इसीलिए यहाँ पर बैठा है, बाकी सभी एक कैटेगरी के जो एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, और जो इनके पास बैठा हो थोड़ा सा और ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये होता था। लेकिन गोल मेज में क्या है कि सभी लोग ऐसे चारों तरफ बैठे हैं। अब इससे कि किसी को ये ना पता हो कि मतलब किसी को ये ना लगे कि हम छोटे स्तर पर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सभी लोग बराबर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए गोलमेज सम्मेलन किया गया था। अब गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी, मतलब कि कांग्रेस को बुलाया गया था, गांधी जी को बुलाया गया। तो गांधी जी चूंकि असहयोग आंदोलन मतलब कि इसमें व्यस्त थे, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब जो है ये जो है नहीं गए थे। और जब कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया और गांधी जी को बुलाया ही गया था, तो गांधी जी गए नहीं। अब हुआ क्या कि ये जो भीमराव अम्बेडकर है, ये सब गए थे और भी लोग गए थे कुछ। इन लोगों ने जिन्ना उन्ना ये सब गए थे। इन लोगों ने मांग करी कि हाँ पाकिस्तान जो है मतलब कि एक प्रकार से मुझे मुस्लिम राष्ट्र एक बनना है। एक लोगों ने मांग की कि मुझे दलितों का एक प्रकार देश बनाना है। और गांधी नहीं गए। गांधी को ये बात पता थी पहले से भी, गांधी जी जानते थे। बाद में क्या होता है, वो लोग आएंगे और ये इरविन जो है उस समय का जो है लाड़ मतलब वायसराय हुआ करता था। ये आएगा और गांधी जी से कहेगा एक समझौता कर लो। और आप जो है, अब जब इरविन से जो है वहाँ के जो था, मतलब कि जो इंग्लैंड के जो शासक थे, उसने कहा कि आखिरकार कांग्रेस से कोई क्यों नहीं आ रहा है भारत की तरफ से। तो अब गांधी जी इधर से ना ही जा रहे हैं, तो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है इरविन के ऊपर कि गांधी जी को लाओ, चाहे जो नहीं मेरे से समझा के लाना पड़ेगा उसको। तो गांधी जी को बस समझा करके गोलमेज सम्मेलन में लाओ और यहाँ पर बात की जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुला करके ले जाते हैं। समझौता जो है एक प्रकार से समझौता हुआ था इसमें, ये इरविन वाला समझौता। इसके बाद में ही गांधी जी जो है जाने के लिए जो एक प्रकार से होते कि मैं जाऊंगा। अब आगे हम समझ लेते हैं इसको, गांधी इरविन समझौता क्या था, इसमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया गया था, कौन कौन सी बातें जो है इसमें रखी गई थी, कौन कौन सी जो है बातों पर समझौता हुआ था, जिसको गांधी जी जो है मान लिया था गांधी जी ने। ठीक। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसके मतलब कि इस समझौते के अनुसार सरकार को निम्नलिखित वायदे किए मतलब कि करने पड़े। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत उच्च स्तर पर बढ़ रहा था, उसी समय क्या हुआ कि ये जो थे मतलब कि इरविन जो था, उसने सोचा कि अभी अगर इसी प्रकार से आंदोलन चलता रहा तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी से पूछा कि आपकी मांगे क्या है, आप अपनी मांगे बताओ और मैं समझौता कर लेता हूँ, और उसके बदले में आपको गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ेगा। ये बातें हुई थी। अब ये कुछ बातें जो थी वो इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पर आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट हमने लिख रखी है, इसको देखिए। पहली बात ये है कि इसमें किसमें भाई, इसमें जो है आपको क्या करना पड़ा, मतलब कि गांधी इरविन समझौते की पहली मुख्य बात क्या है कि सरकार सभा राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। मतलब ऐसे बंदी की जो कैसे राजनीतिक बंदी है उनको रिहा की जाए। अब राजनीतिक बंद मतलब कि सरकार जो है सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। ऐसी जो है ऐसी मांग रखी गांधी जी ने। अब राजनीतिक जो है कैदी जो थे, वो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें जो है एक प्रकार से उस समय जो भगत सिंह और इनको जो राजगुरु इन सबको फांसी हुई थी, आप लोगों ने देख सुना होगा। वो फांसी जो है कहा था कि गांधी जी चाहते तो रुकवा सकते थे। तो उसमें यही बात हुई थी, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात कही गई थी। और चूंकि इनको राजनीतिक कैदी नहीं माना गया था,
भगत सिंह जी को राजनीतिक कैदी नहीं माना गया, इसीलिए उनको जो है नहीं छोड़ा गया था। और गांधी जी ने इस पर जो है पता नहीं क्या कुछ बोला नहीं, ये शायद गांधी जी की एक गलती हो सकती है, लेकिन भाई बहुत सारी अच्छी बातें भी उन्होंने करी हैं, तो मात्र एक गलती के लिए उनको हम लोग गलत साबित नहीं कर सकते। हालांकि कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी, हो सकता है कुछ बातें रही हो, हालांकि वो मैं नहीं जानता ना, उसको विद्वान लोग भी कहीं नहीं बताने से कतराते हैं। चलिए आगे समझते हैं अगला। जिन लोगों की संपत्ति आंदोलन के दौरान जब्त की गई थी उसे वापस भी कर ली जाए। आंदोलन जो हुआ था उसमें बहुत लोगों को संपत्ति जब्त भी कर ली गई थी, तो उसको एक प्रकार से क्या कर दिया जाए, उसे वापस भी कर दिया जाएगा, ऐसी भी मांग करी गांधी जी ने। तीसरा मांग क्या था गांधी जी का, कि सरकार दमन बंद कर आंदोलन के दौरान जारी किए गए सभी अध्यादेशों और उससे संबंधित मुकदमों को भी वापस ले लेगी, ये बात कही गांधी जी के द्वारा। चौथी बात क्या थी, कि भारतीयों को नमक बनाने की भी छूट दी जाए, ये जो है बनाने की छूट नहीं दी जाती थी, इसीलिए गांधी जी ने जाकर के वहाँ पर समुद्र के तट पर स्वयं नमक बनाया। और ये जो है नमक भारतीय नहीं बना सकते थे, मतलब कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते थे, ऐसा उसमें बताया गया था, मतलब कि इसके इनके नियम में बताया गया, नियम बनाए थे कि भारतीय लोग कानून मतलब कि नमक नहीं बना सकते, और नमक पर कर बढ़ा दिया था। तो गांधी जी ने क्या किया कि नमक पर कर भी देने से मना कर दिया, उसके बाद में वहाँ पर जाकर के स्वयं जो है वहाँ पर जो है समुद्र किनारे नमक भी बनाया। ठीक, तो यहाँ पर भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाए, ये भी मांग रखी। पांचवी मांग रखी कि जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया था उन्हें सरकार पुनः वापस लेने पर विचार करेगी, ऐसा जो है गांधी जी ने कहा था। तो यहाँ पर ये 5 बातें थी, ये चीजें हो गई। तो आगे समझते हैं। इन आश्वासनों के बदले गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, पुलिस अत्याचारों की जांच पड़ताल नहीं करवाने, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने और बहिष्कार की नीति त्यागने पर सहमत हो गए थे। यहाँ पर गांधी जी ने भी कुछ किया था, कि अगर ये 5 बातें जो है, अगर जो इरविन है वो मान लेता है, तो गांधी जी को क्या करना पड़ेगा, कि जो है ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेंगे, पुलिस अत्याचारों की जांच पड़ताल नहीं करवाएंगे, ये भी बात हुई थी। तीसरी बात क्या, अगली बात क्या है, कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी नहीं करेंगे और बहिष्कार की नीति को त्यागेंगे और सहमत हो जाएंगे किसी उन बातों पर। तो ये बातें जो है गांधी जी ने जो है इतनी बातों को गांधी जी को मानना पड़ा। ठीक, और बाकी वो बातें उतनी बातें जो है इरविन को माननी पड़ी। ठीक, तो ये समझौता हुआ था। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतः क्या रहा, निसफल रहा, चूंकि जब ये यहाँ पर वहाँ पर जिन्ना और ये जो है भीमराव अम्बेडकर ये लोग मांग करने लगे देश की, तब गांधी जी वहाँ से चुपचाप उठ करके चले ही आए। और जब गांधी नहीं तो एक प्रकार से कोई सम्मेलन ही नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई, तो ये एक प्रकार से पहला भी असफल रहा था, दूसरा ये भी असफल रहा। ओके, आगे समझते हैं अगला मुद्दा। इसी बीच इरविन के स्थान पर लॉर्ड जो है विलिंगटन वायसराय बन जाते हैं और भारत आते हैं बन करके। उन्होंने गांधी इरविन समझौते के बहुत से उपबंधों को क्या किया, नहीं माना। अतः कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने जो है जब समझौते के नियम को तोड़ा अंग्रेजों ने, तो क्या किया, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उस समय रोक दिया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की वजह से, उसके बाद में फिर से प्रारंभ कर दिया जाता है। सरकार ने पुनः कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आंदोलन में भाग लेने के कारण लगभग 10,000 पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब सोचिए 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार किया गया था इस आंदोलन के दौरान। जो है कौन सा आंदोलन, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, जो दोबारा चालू किया गया था। ओके आंदोलन पूरे जोरों पर था। उसी समय 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की कुख्यात सांप्रदायिक अधिघोषणा से इस आंदोलन की दिशा अचानक परिवर्तित हो गई। गांधी जी ने दलितों को क्या किया, गांधी जी ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने के फैसले का विरोध भी किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। ये मतलब पृथक निर्वाचन आयोग, मतलब गांधी जी ने क्या किया, जो दलितों को एक प्रकार से पृथक निर्वाचन मंडल जो है बनाने की एक प्रकार से बात अंग्रेजों के द्वारा कही गई थी, उसके फैसले का विरोध किया जम करके, आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी और दलितों के नेता थे, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। हुआ कुछ ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो
द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर जब ये लोग भीमराव अम्बेडकर वगैरह गए थे, वहाँ पर बात कर रहे थे, तो जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो हो चुकी थी। तो गांधी जी को लगा था कि हाँ, 2 देश हो सकते हैं, इससे 2 विचारधाराएँ पनप रही हैं। और जो अगर दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर दरार पड़ जाएगी और देश, एक गलती जो हो गई है दोबारा गलती नहीं होगी। तो दोबारा गलती ना हो, इसीलिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि नहीं, पृथक निर्वाचन अगर एक प्रकार से दलितों को मिल गई तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और ये देश खुड़ी खुड़ी खंड खंड में बंट जाएगा। इसीलिए गांधी जी जो है इस पर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और चूंकि भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा दलित दलित लोग जो थे वो गांधी जी को चाहते थे। ठीक, तो ये बातें हुई और गांधी जी ने बहुत सही उस समय किया कि उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठ गए। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर के साथ बैठ करके उनके साथ पूना पैक्ट किया। पूना पैक्ट जो है यही होता है, पूना पैक्ट, ठीक है। गांधी और इनके बीच में जो समझौता हुआ उसको पूना में हुआ, इसीलिए उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना था। गांधी और किसके बीच में हुआ था, गांधी और जो है भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। उसमें भी कई बातें कही गई थी। तो पूना समझौता वो हुआ था गांधी और किसके बीच में, जो है दलितों के नेता थे, उनका क्या नाम था, भीमराव अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक चाल भी चली थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वही 1919 ईस्वी में ही ला देते हैं, भारत संविधान अधिनियम में आ गया था। और अब उन्होंने हिंदुओं में भी फूट डालने का प्रयास किया, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था जो है बना दी। अब गांधी जी को इस निर्णय से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आघात पहुंच जाता है और ये क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में हरिजन के नेता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो आते हैं और मतलब कि वो एक प्रकार से गांधी जी आमरण अनशन पर जेल में थे उस समय गांधी जी, और जेल में ही एक प्रकार से बात होती है और जाकर के पूना में फिर समझौता होता है इस बात पर। गांधी जी जब बाहर आते हैं जेल से तो दोनों लोग आपस में बैठ करके बातें करते हैं। उनके दोनों के बीच में 1932 ईस्वी में समझौता होता है और पूना पैक्ट के नाम से इस समझौते को जाना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, आगे बढ़ते हैं। और समझौता होता है और दलितों के लिए जो है सीटें आरक्षित कर दी गई। और आज जो आप देख रहे हैं कि हाँ, प्रधानी का चुनाव होता, तो आप देखेंगे कि सामान्य 1 साल रहता है, उसके बाद में फिर पिछड़ी आ जाती है, हरिजन आ जाती है, फिर महिला आ जाती है, फिर महिला हरिजन आती है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि ये निर्वाचन की पद्धति इस प्रकार से चलती है। तो ये गांधी जी ने ही उस समय लागू करी थी, बताई थी ये पद्धति। आगे समझ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत देख लेते कैसे हुआ। सांप्रदायिक अधिनिर्णय और गांधी जी के आमरण अनशन की पृष्ठभूमि में सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मंद पड़ गई। पूना समझौते के उपरांत महात्मा गांधी की रुचि इस आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। मतलब जो अस्पृश्यता, मतलब जो अंदर की बुराइयां थी, मतलब भारत में कि अब जाति के लोग आपस में लड़ रहे थे कि हाँ, ऊंच नीची में भेदभाव हो रहा था, जो है छुआछूत इन सभी का अंत करने में महात्मा गांधी लग जाते हैं। और आंदोलन वहीं पर एक प्रकार से क्या होने लगता है, ढिलवाही आंदोलन में होने लगती है। और एक बात बता दूं कि आंदोलन जो होता है जब ज़्यादा लंबे समय के लिए चलता है तो ये वो आंदोलन बेकार हो जाता है। आंदोलन कम समय के लिए ठीक होता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए आंदोलन जो होता है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक, इसीलिए आंदोलन कम समय के लिए होता है, इसीलिए महात्मा गांधी इसको उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगते हैं। इस प्रकार हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है हुई। 1933 ईस्वी में गांधी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में अत्यधिक सतर्कता एवं क्या करा, जागरूकता हेतु तथा अपने सहयोगियों की शुद्धि के लिए 21 दिनों के लिए आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा भी करी। सरकार ने गांधी जी को रिहा भी कर दिया। अपनी रिहाई के तुरंत बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने की सिफारिश भी करी। 1934 तक पहुंचते ही इस आंदोलन का भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, 1934 में मुख्य रूप से इस आंदोलन की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अब यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसके बाद में जो आंदोलन आएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और वो आंदोलन कौन सा होगा, वो आंदोलन होगा आपका कौन सा, 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन अगर आप लोगों से बता दूं आपको, तो साम्राज्य विरोधी संघर्ष में 1930-1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौर को रेखांकित करता है। इसमें जेल जाने वाले लोगों की अनुमानित संख्या बात की जाए तो लगभग 10,000 के आसपास मानी जाती है। 10,000 लोग इस आंदोलन में जेल गए थे। और यह संख्या 1920 1922 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग
लेने वाले लोगों से 3 गुनी से भी अधिक थी। तो 19 असहयोग आंदोलन में लगभग कम संख्या में लोग जो गए थे, 3 गुनी लगभग उसमें 3-4 हज़ार लोग गए थे जेल, लेकिन इसमें 10,000 लोग जो है जेल गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी निश्चित रूप से 1920 और 22 की का तुलना में नगण्य थी, मतलब कि इसमें मुसलमान लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। तो चूँकि उस समय जो असहयोग आंदोलन था, उसमें खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा हुआ था और खिलाफत आंदोलन ख़ास करके मुस्लिमों का था। इसीलिए मुस्लिम लोग जो थे उसमें जो बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन इस आंदोलन में जो है ये लोग मुस्लिम लोग भाग उतना बढ़-चढ़ कर के नहीं लेते हैं। इस आंदोलन को जो समर्थन गरीबों तथा निरक्षर लोगों से प्राप्त हुआ था, कस्बों और गाँवों दोनों ही स्थानों पर वह वास्तव में अद्भुत और अपूर्व था। मतलब ये ज़्यादातर गरीबों और निरक्षरों के द्वारा आंदोलन जो की शुरुआत और इसका सहारा मिला था। लोगों को भारतीय महिला के लिए यह आंदोलन उस समय तक के आंदोलनों में सबसे अधिक जो है मुक्तिदायी था और कहा जा सकता है कि इस मतलब इसी ज़रिए से उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान भी बनाया और दलितों के लिए भी ये आंदोलन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसका मूल्यांकन भी किया, हमने आपको मूल्यांकन भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया और आपके समक्ष समझाने का प्रयास किया, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं जियोग्राफी की क्लास अगर आप लोगों ने देखी तो ये देख लीजिएगा, जियोग्राफी की 5वीं क्लास हो चुकी है। अंतर तारक धुरी की परिकल्पना के बारे में समझाने का प्रयास इसमें किया गया है, क्योंकि ऑटो जिसमिट का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में हमने बताया। ठीक, उसके बाद में अगले ये लेक्चर है आपका अर्थशास्त्र का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी का बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। धन्यवाद।